नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के न्यूज़ बुलेटिन्स को आपका लगातार प्यार मिल रहा है, भरपूर प्यार मिल रहा है, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ अगर आप सत्य हिंदी के ऐप को भी डाउनलोड कर लेंगे तो आपको सत्य हिंदी के सारे कार्यक्रम, सारी खबरें एक जगह पर मिल जाएंगी और आपको ज़्यादा इधर से उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब देख लेते हैं अब तक की खबर। जिस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस पद पर सबसे पहले जनरल बिपिन रावत नियुक्त हुए थे, उस पद पर नियुक्ति में अब रक्षा मंत्रालय ने बदलाव किया है। अब रैंक में तीनों सेनाओं के प्रमुख से एक पद नीचे रहने वाले अफसर भी सीडीएस चुने जा सकते हैं। बता दें, सीडीएस का पद पिछले करीब 7 महीने से खाली है। सीडीएस के पद के लिए पात्र अधिकारियों के दायरों को बढ़ाने वाले नए दिशा निर्देश मंगलवार को जारी किए गए। नए दिशा निर्देशों के अनुसार नौसेना और वायुसेना में सेवारत लेफ्टिनेंट जनरल या उनके समकक्ष भी सीडीएस बन सकते हैं। एक और बदलाव यह है कि हाल ही में सेवानिवृत्त सेवा प्रमुख और उप प्रमुख भी पद के लिए पात्र होंगे। हालांकि इस पद के लिए 62 वर्ष की आयु सीमा तय की गई है। इससे पहले भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत सेना प्रमुख पद से रिटायर होने के बाद उस पद पर नियुक्त हुए थे। जब वो सीडीएस थे तब वो तीनों सेनाओं में सबसे वरिष्ठ अधिकारी थे और उनसे सीनियर कोई नहीं था, लेकिन अब जूनियर भी इस पद पर पहुंच सकते हैं। भारत और बांग्लादेश में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के तहत एक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास संप्रीत 10 की शुरुआत 5 जून से शुरू हो गई है और ये 16 जून तक चलेगा। इस एक्सरसाइज संप्रीति 10 का उद्देश्य दोनों देशों सेनाओं के बीच इंटरऑपरेटिबिलिटी और कोऑपरेशन को मजबूत करना है। ये बांग्लादेश के जशोर सैन्य स्टेशन में आयोजित किया जा रहा है। भारतीय दल का प्रतिनिधित्व डोगरा रेजिमेंट की एक बटालियन कर रही है। ये दोनों देशों के बीच बारी बारी से किया जाने वाला अभ्यास है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को दिल्ली में नवनिर्मित राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान यानी कि नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट (NTRI) का उद्घाटन किया। NTRI आदिवासी विरासत और संस्कृति के प्रमोशन और संरक्षण के लिए प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान होगा। इसके साथ ये प्रतिष्ठित अनुसंधान संस्थानों, संगठनों, विश्वविद्यालयों, शैक्षणिक निकायों के साथ सहयोग करेगा। ये संस्थान ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, रिसर्च स्कॉलर्स ऑफ NFS एंड सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस के प्रोजेक्ट्स को मॉनिटर करेगा। बता दें, इस दौरान जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा, कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू सहित अन्य कैबिनेट और राज्य मंत्री उपस्थित रहे। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस और भारत की पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर प्रसार भारती एक नई टेक्नोलॉजी डायरेक्ट टू मोबाइल टेक्नोलॉजी पर विचार कर रहे हैं। इसके जरिए बिना इंटरनेट की ज़रूरत के वीडियो और दूसरा मल्टीमीडिया कंटेंट ब्रॉडकास्ट किया जा सकेगा। माना जा रहा है कि इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट्स और दूसरे मैसेजेस भेजने के लिए किया जा सकेगा। ये फर्जी खबरों का मुकाबला करने, आपातकालीन अलर्ट जारी करने के साथ साथ आपदा प्रबंधन में सहायता प्रदान करने में मदद करेगा। इसका उपयोग मोबाइल फ़ोन पर लाइव स्पोर्ट्स और समाचार प्रसारित करने के लिए भी किया जा सकता है। नई टेक्नोलॉजी को ब्रॉडबैंड और ब्रॉडकास्ट को मिलाकर तैयार किया गया है। जैसे पुराने डिजिटल टीवी में सिग्नल्स भेजे जाते थे, उसी तरह मोबाइल फ़ोन्स पर भी सिग्नल्स भेजे जा सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी ऐसे ही काम करेगी जैसे अभी स्मार्टफोन्स में FM रेडियो चैनल सुने जा सकते हैं। डायरेक्ट टू मोबाइल के साथ मल्टीमीडिया कंटेंट भी सीधे फ़ोन्स में बीम किया जा सकेगा और किसी थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं होगी। दूरसंचार विभाग ने इस टेक्नोलॉजी से जुड़ी टेस्टिंग के लिए एक कमेटी बनाई है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक मई में भारत का पाम तेल आयात 7 महीने में सबसे अधिक रहा और अप्रैल से 15% अधिक रहा। बता दें, 28 अप्रैल को देश में बढ़ती कीमतों पर काबू करने के लिए इंडोनेशिया ने पाम तेल के निर्यात पर रोक लगा दी थी। इसके बावजूद भारत ने तेल का आयात पहले से अधिक किया। दरअसल भारत ने मलेशिया, थाईलैंड और पापुआ न्यू गिनी से अधिक तेल खरीदने में कामयाबी हासिल की। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा पाम तेल का निर्यातक है और भारत सबसे बड़ा खरीदार। भारत अधिकतर तेल इंडोनेशिया से आयात करता है, लेकिन बैन लगाने के बावजूद भारत ने मई महीने में 6,60,000 टन पाम ऑयल का आयात किया, जो अप्रैल महीने में 5,72,508 टन था। ये मई महीने में खरीदा गया पाम ऑयल 7 महीने में सबसे अधिक है। नूपुर शर्मा की टिप्पणी पर मचे बवाल के बाद अब बीजेपी ने अपने प्रवक्ताओं और नेताओं के टीवी बहस में शामिल होने के लिए नई सीमाएं तय की हैं। NDTV के मुताबिक भाजपा सूत्रों का कहना है कि केवल अधिकृत प्रवक्ता और पैनलिस्ट ही टीवी डिबेट में भाग लेंगे और उन्हें मीडिया सेल्स द्वारा भेजा जाएगा। प्रवक्ताओं को किसी भी धर्म, उसके प्रतीकों या धार्मिक शख्सियतों की आलोचना करने के खिलाफ चेतावनी दी गई है। इसके साथ ही गर्मागर्म चर्चाओं के दौरान भाजपा के पैनलिस्टों को लाइन क्रॉस करने से मना किया गया है। सूत्रों का कहना है कि उनसे अपनी भाषा को संयमित रखने और उत्तेजित न होने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि बिना उकसावे के वो पार्टी की विचारधारा या आदर्शों का उल्लंघन नहीं कर सकते।
कानपुर में हुई सांप्रदायिक हिंसा के मामले में शहर के काजी का बड़ा बयान सामने आया है। काजी अब्दुल कुद्दूस ने कहा है कि अगर किसी के घर पर बुलडोजर चला तो मुस्लिम समुदाय के लोग सिर पर कफन बांधकर सड़कों पर उतरेंगे। उन्होंने कहा कि हम लोग कानून तोड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर जुल्म ज्यादती हुई और घरों को तोड़ा गया तो फिर हम लोग मरने के लिए तैयार हैं। शहर काजी ने TV9 भारतवर्ष के साथ बातचीत में कहा कि उन्होंने कानपुर के पुलिस कमिश्नर से गुजारिश की है कि बच्चों से नादानी हुई है और दोनों तरफ के बच्चों को माफ़ कर दिया जाना चाहिए। बता दें, कानपुर में 3 जून को परेड बाजार बंद कराने को लेकर 2 समुदायों के लोग आमने सामने आ गए थे और इस दौरान सांप्रदायिक हिंसा और पत्थरबाजी की घटना हुई थी। कानपुर हिंसा में अब तक 50 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। विवादित हरिद्वार धर्म संसद आयोजित करने वाले यति नरसिंहानंद फिर सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने कहा कि वो बीजेपी नेता नूपुर शर्मा के समर्थन में 17 जून जुमे वाले दिन दिल्ली की जामा मस्जिद में जाएंगे। उनका यह बयान सोशल मीडिया पर है, जिसे एक न्यूज चैनल ने जारी किया है। दिल्ली पुलिस से इस भड़काने वाले बयान की शिकायत की गई है। भारत सरकार ने पैगंबर मोहम्मद साहब पर टिप्पणी करने वालों को शरारती तत्व बताया है। बीजेपी ने अपनी प्रवक्ता नूपुर शर्मा को पार्टी से सस्पेंड कर दिया है और दूसरे नेता नवी जिंदल को पार्टी से निकाल दिया है। इसके बावजूद इस विवाद को तरह तरह से जिंदा रखने की कोशिश की जा रही है। वीडियो में नरसिंहानंद बीजेपी नेता नूपुर शर्मा के उन टिप्पणियों का बचाव करता हुआ कह रहा है कि नूपुर शर्मा ने कुछ भी गलत नहीं किया है। मैं खुद 17 जून को दिल्ली की जामा मस्जिद में जाकर सारी बातों को स्पष्ट करूंगा। उस वीडियो में यति नरसिंहानंद कहते हुए नजर आ रहे हैं कि तमाम इस्लामिक हदीसों और किताबों में पैगंबर के खिलाफ तमाम बातें कही गई हैं। जब इनकी ही किताबों में पैगंबर के बारे में इस तरह लिखा गया है तो उसमें नूपुर शर्मा का क्या दोष है। आरएसएस के दफ्तरों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने के बाद जांच शुरू कर दी है। आरएसएस के दफ्तरों को लेकर इससे पहले इतनी गंभीर धमकी कभी नहीं मिली। सोमवार की रात लखनऊ और उन्नाव में संघ के दफ्तरों को बम से उड़ाने की धमकी का व्हाट्सएप पर मैसेज आया। इसके बाद लखनऊ के मड़ियाहू थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। इस मैसेज में लखनऊ और उन्नाव के आरएसएस कार्यालयों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। ये मैसेज रात 8 बजे एक व्हाट्सएप पर भेजे गए। लखनऊ पुलिस ने कहा कि साइबर सेल की मदद से मैसेज भेजने वाले नंबर का पता लगाया जा रहा है। संघ के सदस्य नीलकंठ तिवारी को अंतर्राष्ट्रीय नंबरों से ये मैसेज हिंदी, अंग्रेजी और कन्नड़ में भेजा गया। दिल्ली पुलिस ने निलंबित भाजपा प्रवक्ता नूपुर शर्मा और उनके परिवार को सुरक्षा दी है। नूपुर शर्मा ने धमकियां मिलने को लेकर एफआईआर दर्ज कराई थी और सुरक्षा की मांग की थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने उनको और उनके परिवार को सुरक्षा दी है। पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ भाजपा नेताओं की टिप्पणी पर कई मुस्लिम देशों की तीखी प्रतिक्रिया के बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता ने कहा है कि हम सभी धर्मों के लिए सम्मान और सहिष्णुता को दृढ़ता से बढ़ावा देते हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार पाकिस्तान के एक पत्रकार द्वारा पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ बीजेपी नेताओं की टिप्पणी पर यूएन महासचिव की प्रतिक्रिया पूछी गई थी। सवाल के जवाब में महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा, मैंने खबरें देखी हैं, हालांकि मैंने बयान नहीं सुना है, लेकिन इसके बावजूद मैं आपको ये कह सकता हूं कि हम सभी धर्मों के प्रति सम्मान और सहिष्णुता को दृढ़ता से बढ़ावा देते हैं। ईडी ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और उनसे जुड़े लोगों के यहाँ छापेमारी की, जिसमें काफ़ी कुछ जब्त किया गया है। ईडी ने ट्वीट कर फोटो साझा करते हुए लिखा है कि कई ठोस दस्तावेज, डिजिटल रिकॉर्ड, 2.85 करोड़ कैश, सोने के 133 सिक्के जिनका वजन 1.80 किलो है को जब्त किया गया है। इनके स्रोत की सही जानकारी नहीं मिल पाई है। ईडी ने इनका फोटो भी जारी किया है। बता दें, ईडी ने 30 मई को ही सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया था। सत्येंद्र जैन के यहाँ छापेमारी के बाद आम आदमी पार्टी प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि इस वक्त प्रधानमंत्री जी पूरी ताकत के साथ आम आदमी पार्टी के पीछे पड़े हैं। खासकर दिल्ली और पंजाब सरकारों के झूठ पे झूठ। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि आपके पास सारी एजेंसीज की ताकत है, पर भगवान हमारे साथ है। हैदराबाद में गैंगरेप की शिकार हुई नाबालिग की फोटो शेयर करने पर बीजेपी के विधायक एम रघुनंदन राव के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। हैदराबाद में 28 मई को नाबालिग के साथ कार में बलात्कार किया गया था। ये कार तेलंगाना में सरकार चला रही टीआरएस के एक विधायक की थी। नाबालिग के साथ 5 लोगों ने बलात्कार किया था, जिसमें से 3 किशोर हैं। विधायक एम रघुनंदन राव के खिलाफ पुलिस में दी गई शिकायत में कहा गया है कि उन्होंने नाबालिग की कुछ फोटो और एक वीडियो क्लिप को शेयर कर उसकी पहचान को उजागर कर दिया। ये कानूनन अपराध है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी मंगलवार को पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के परिजनों से मिले। सिद्धू मूसेवाला की कुछ दिन पहले हत्या कर दी गई थी। राहुल गांधी से पहले कांग्रेस नेता सचिन पायलट सहित कई नेता सिद्धू मूसेवाला के परिजनों से मिल चुके हैं। सिद्धू मूसेवाला ने कांग्रेस के टिकट पर मनसा सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन वो हार गए थे। पार्टी उन्हें संगरूर के उपचुनाव में उम्मीदवार बनाने के बारे में भी सोच रही थी। कुछ दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सिद्धू मूसेवाला के परिजन मिले थे। सिद्धू मूसेवाला के परिजनों ने किसी केंद्रीय जांच एजेंसी से मूसेवाला की हत्या के मामले की जांच कराने की मांग की थी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रह सकते हैं सत्यहिंदी.com के साथ।